नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। कई बार किसी बड़े विवाद की शुरुआत किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी लीक हुई फाइल या किसी वायरल वीडियो से नहीं होती है, बल्कि कुछ ऐसे सवालों से होती है जिनका जवाब शुरुआत में किसी के पास नहीं होता। इस बार मामला ऐसा ही है, जहां एक तरफ जांच की रिपोर्टों के दावे हैं, दूसरी तरफ राजनीति पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। कहीं दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, कहीं जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है कि मामला दबाया जा रहा है और कहीं ये मांग उठ रही है कि सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए। नाम बड़े हैं, आरोप बड़े हैं, बयान तो उससे भी बड़े हैं, लेकिन इनके बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब सवाल सिर्फ आरोपों का है ही नहीं। सवाल अब ये बन गया है कि कौन सच सामने लाना चाहता है और कौन किस पर भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ और अब तक क्या क्या सामने आया है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे अपनी स्पेशल स्टोरी में। एसआईटी जांच में 17 नामों पर उठे सवाल, संजय सिंह के दस्तावेजों पर उठे सवाल, केजरीवाल के आरोपों से बढ़ा राजनीतिक तापमान। अयोध्या राम मंदिर, एक ऐसा नाम जिसके साथ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, भावनाएं और कई सालों का इंतजार जुड़ा हुआ है। जिस मंदिर के निर्माण को देश के बहुत बड़े हिस्से ने एक ऐतिहासिक पल माना, आज उसी मंदिर का नाम एक ऐसे विवाद में सामने आ गया है जिसने लोगों के बीच में कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल भरोसे का है, सवाल व्यवस्था का है, सवाल जवाबदेही का है। और इसी वजह से ये मामला अब सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। राम मंदिर में चढ़ावे और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर चल रही जांच के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मंगलवार शाम सोशावतार मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। यह मंदिर श्री राम जन्मभूमि परिसर में बना है। कार्यक्रम में उन्होंने संचालन भी किया, लेकिन इस पूरे विवाद और जांच को लेकर उनकी तरफ से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। ऐसे समय में जब लगातार सवाल उठ रहे हो, जांच चल रही हो और लोगों के बीच चर्चा तेज हो, ऐसे में उनका सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर कुछ न कहना भी चर्चा का हिस्सा बन गया। दूसरी तरफ जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। खबरों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों के नाम जांच के दायरे में आए हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि जांच में नाम आना और अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाना दो अलग बातें होती हैं। अभी जांच जारी है और किसी अंतिम कानूनी निष्कर्ष की घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि जांच के दौरान दान पात्रों की चाबियां राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास मिलने का दावा किया गया है। ये जानकारी सामने आने के बाद सवाल और बढ़ गए हैं कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था में दान पात्रों की सुरक्षा और निगरानी की प्रक्रिया क्या थी? चाबियां किसके पास रहती थी? कौन रिकॉर्ड्स रखता था? किस स्तर पर निगरानी होती थी? और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इतने समय तक वो सामने क्यों नहीं आई? जांच से जुड़ी रिपोर्टों में एक और बात सामने आई है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बताया गया है कि एसआईटी ने लगभग 150 ऐसे सेवादारों और कर्मचारियों की पहचान की है जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2024 यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया। खबरों में चंपत राय के करीबी माने जाने वाले फूलकांत का नाम भी इसमें सामने आया है और उनके पास कई लग्जरी गाड़ियों की चर्चा भी हुई है। हालांकि इन बातों की स्वतंत्र पुष्टि और कानूनी जांच अभी बाकी है, लेकिन ऐसे दावे सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर माना जाने लगा है। इसी बीच राजनीति भी पूरी ताकत से इस मुद्दे में उतर आई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
एसआईटी की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना था कि बिना एफआईआर के एसआईटी कैसे बनाई गई, किस कानून और किस धारा के तहत बनाई गई और उसके अधिकार क्या हैं। उन्होंने सवाल ये भी उठाया है कि अगर एफआईआर ही नहीं है तो जांच एजेंसी किस आधार पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जांच किसी को समन कर ही नहीं सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती और ना ही छापेमारी कर सकती। उनके मुताबिक ऐसी एसआईटी सिर्फ मामला दबाने और बड़े लोगों को बचाने का जरिया बन सकती है। अरविंद केजरीवाल ने 2021 की जमीन खरीद विवाद का भी जिक्र किया है और कहा है कि उस समय भी एसआईटी बनी थी, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई और न जांच का अंतिम नतीजा सामने आया। उनका सवाल था कि अगर पहले की जांच का परिणाम नहीं आया तो लोगों का भरोसा नई जांच पर कैसे बनेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को वो लखनऊ पहुंचे और जांच टीम से मिले हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने जमीन घोटाले और फाइनेंशियल गड़बड़ियों से जुड़े 11 महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम को दिए हैं। अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात कुछ मिनट चली, जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कागज है जो जांच में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी शुरू होता है और ये शायद मेरे और आपके सबके मन में आना चाहिए कि अगर विपक्ष के पास दस्तावेज पहले से ही थे तो ये दस्तावेज उन्हें कब मिले? अगर पहले से शक था तो क्या पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी और नहीं तो क्यों? क्या किसी एजेंसी को पहले जानकारी दी गई थी? क्या पहले कोई सार्वजनिक चेतावनी दी गई थी? या अब जब मामला बहुत बड़ा बन गया है तब इसे राजनीतिक तरीके से उठाया जा रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। सवाल यह है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीति इस पूरे मामले में असर डाल रही है? क्या विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है या फिर वास्तव में किसी बड़ी गड़बड़ी को सामने लाने की कोशिश कर रही है? और ये सारे दस्तावेज आखिर संजय सिंह के पास आए कहां से? इसका जवाब जांच और आने वाले समय में ही मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने भी एसआईटी की दिशा और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जांच पूरी तरह खुली और पारदर्शी होनी चाहिए। तो अब क्या आप सबको बैठाकर एक जगह पर वो पूरी जांच आपके सामने करे, पूछताछ आपके सामने करे? वही सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। पीएमओ तक पहुंचा मामला, क्या ट्रस्ट में होंगे बड़े बदलाव? राम मंदिर मामले पर प्रशासन एक्टिव। इसी बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब विश्व हिंदू परिषद की 25 से 29 तक अयोध्या में प्रस्तावित 5 दिन की बैठक स्थगित हो गई। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चढ़ावे में हेराफेरी जैसे मामलों को दबाया नहीं जा सकता और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट की संरचना पर दोबारा विचार करने और किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रशासनिक जिम्मेदारी देने जैसे सुझाव पर चर्चा हुई। बताया गया कि शुरुआती रिपोर्ट लगभग 20 पन्नों की है और इसमें करीब 150 लोगों से पूछताछ का जिक्र है। रिपोर्ट में पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने और व्यवस्था सुधारने के सुझाव भी बताए गए। इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की समीक्षा तक पहुंच सकता है। इस पूरे मामले में योगी सरकार का रुख भी लगातार चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत में संकेत देने की कोशिश की कि मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। जांच टीम बनाई गई, रिपोर्टें मांगी गई, रिकॉर्ड्स की जांच की गई और संबंधित पक्षों से पूछताछ भी की गई। प्रशासनिक स्तर पर यह संदेश दिया गया कि मामला चाहे जितना संवेदनशील क्यों न हो, जांच आगे बढ़ेगी। सरकार के सामने चुनौती भी आसान नहीं है क्योंकि यह मामला किसी सामान्य संस्थान का नहीं है बल्कि देश के सबसे बड़े धार्मिक और भावनात्मक केंद्रों में से एक से जुड़ा है। ऐसे मामलों में सरकार पर 2 तरह का दबाव होता है। एक तरफ जांच निष्पक्ष दिखाई देनी चाहिए और दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए।
कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि जांच से जुड़ी जानकारी शासन स्तर तक पहुंचाई गई और आगे के कदमों पर चर्चा हुई है। इससे ये संदेश देने की कोशिश देखी है कि सरकार कम से कम प्रशासनिक रूप से इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। एक और बड़ा मुद्दा पारदर्शिता का भी सामने आया है, यानी ट्रांसपेरेंसी का। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए एक पत्र के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ट्रस्ट के आय, दान, बैंक खाते, जमीन के लेन देन और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां मांगी गई, लेकिन जांच का हवाला देते हुए ट्रस्ट की तरफ से ये वित्तीय जानकारी यानी फाइनेंशियल जानकारी साझा करने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। इसके बाद बहस और ज्यादा बढ़ गई है कि क्या बड़े धार्मिक संस्थानों को अपनी फाइनेंशियल जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रस्ट के फाइनेंशियल लेन देन, दान और संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उनका कहना था कि लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ये पारदर्शिता, ये ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि पहले की ऑडिट प्रक्रियाओं में कई सुझाव भी दिए गए थे, जिनमें से चढ़ाव के बेहतर प्रबंधन, कीमती सामान का रिकॉर्ड रखने, बैंक डेटा का मिलान, आईटी सुरक्षा मजबूत करने और प्रशासनिक व्यवस्था को और साफ बनाने जैसी बातें शामिल थी। यह भी कहा गया कि ट्रस्ट की वेबसाइट पर कुछ जरूरी आंतरिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिस पर सवाल उठे। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है या फिर वास्तव में कोई ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसे सामने लाना जरूरी था। क्योंकि आखिर में मंदिर में चढ़ावा सिर्फ पैसा नहीं होता, लोग वहां विश्वास रखते हैं अपना। कोई अपनी मेहनत की कमाई देता है, कोई सोना चढ़ाता है, कोई अपनी इच्छा से दान देता है, और जब उस दान को लेकर सवाल उठते हैं तो लोग जवाब चाहते हैं। अगर जांच में कुछ नहीं निकलता है तो भी साफ तरीके से सारी चीजें सामने आनी चाहिए। अगर गड़बड़ी निकलती है तो कार्रवाई भी दिखनी चाहिए, क्योंकि आस्था तभी मजबूत रहती है जब व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। अभी जांच पूरी हुई नहीं है, कई दावे हैं, कई सवाल हैं, कई राजनीतिक बयान भी हैं, लेकिन अंतिम फैसला जांच, रिकॉर्ड्स, कानून और आधिकारिक कार्रवाई से ही सामने आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।